नाउ जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस में मोर और लेस ये टॉपिक्स है, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया, इसमें नेट, गेट, टीएफआर, जेस्ट, इन सबका जो सिलेबस है वो कंबाइन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है हम ये डिस्कस करेंगे। इनमें से जैसे कुछ टॉपिक्स हैं गेट में नहीं है, ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ग्रीन फंक्शन, ग्रुप थ्योरी, ये गेट के एग्जामिनेशन में नहीं है। बट ये जो टॉपिक्स लिखे गए हैं ये नेट, सारे टॉपिक्स नेट के एग्जामिनेशन में है, ठीक है। नेट के एग्जामिनेशन में सारे टॉपिक्स प्रेजेंट है। इनमें से प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ग्रीन्स फंक्शन और ग्रुप थ्योरी ये गेट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स है, बट ये 4 टॉपिक्स गेट के सिलेबस में नहीं है। तो ये बेसिकली टॉपिक्स है मैथमेटिकल फिजिक्स के। इनमें से ये डिराक डेल्टा फंक्शन है ना, डिराक डेल्टा फंक्शन आपको सिलेबस पे कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नेट का सिलेबस ढूंढ लो, ये लिखा नहीं होगा, बट डिराक डेल्टा फंक्शन का फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं जिसमें डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज होता है। इसलिए डिराक डेल्टा फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, ऑल्दो किसी एग्जामिनेशन के सिलेबस में डिराक डेल्टा फंक्शन ऐसे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। बट फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज है और एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये सिलेबस है। तो 1 by 1 हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और एवरी टॉपिक के असाइनमेंट प्रॉब्लम शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिराक डेल्टा फंक्शन होगा, ठीक है। ये टॉपिक डिस्कस करेंगे बिकॉज ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बहुत जगह पे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, फूरियर ट्रांसफॉर्म हुआ, वेक्टर हुआ, बहुत जगह पे ना डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज होता है। तो पहले डिराक डेल्टा फंक्शन ही डिस्कस करेंगे। तो डिराक डेल्टा फंक्शन स्टार्ट करने के पहले दीज आर सम रेफरेंस बुक फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स। एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन की बात करते हैं, एग्जाम के लिए क्या कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है? एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नेट, गेट, टीएफआर, जेस्ट जो क्लास नोट्स सबको प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब क्लास में जो भी चीज कराई जाएंगी, अगर आप वो अच्छे से करते हैं, फॉलो करते हैं, डीपीपी शीट या असाइनमेंट का जो क्वेश्चंस है वो सीरियसली सॉल्व करते हैं, सीरियसली मतलब समझ के सिर्फ सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है जैसे सॉल्व करते हैं कर दिया, समझ के सॉल्व करना है। एंड प्रीवियस ईयर बुकलेट जो है उनके क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं तो क्लास नोट्स फॉलो कीजिए, डीपीपी शीट के जो क्वेश्चंस है वो फॉलो कीजिए और प्रीवियस ईयर बुकलेट के जो क्वेश्चंस है वो फॉलो कीजिए। वो एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। या आप कहीं से अगर आप बुक कोई सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, क्लास नोट्स अगर आप फॉलो करते हैं वो एग्जाम क्लियर करने के लिए इनफ है। अगर आप इसके अलावा भी रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको टाइम मिल जाए, कुछ दिनों बाद टाइम नहीं मिलेगा, इट इज द रियलिटी। अब स्टार्टिंग में है तो आप लोग, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कोई बुक रेफर करेंगे क्या? जब ये टॉपिक स्टार्ट होंगे ना, जैसे 9 टॉपिक्स है, अब देखेंगे जब 9 टॉपिक से क्लास जब हो जाएगा उसके बाद आपके पास इतना मैटर हो जाएगा जो वही रिविजन करने में पूरा टाइम चला जाएगा, बुक पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्लास नोट्स फॉलो कीजिए, क्लास में जो कराया जा रहा है वो अच्छे से समझ लीजिए, वो एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बुक रेफर किया है, आप लोगों के पास में भी इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पे मैंने 4 बुक लिखे हैं। एक एमएल बोस की बुक है, एक क्रेजिक की बुक है, सेकंड वन क्रेजिक, थर्ड वन जैन अयंगर एंड फोर्थ वन बीएस गरेवाल। इसके अलावा भी बहुत लोगों के पास एच के दास का बुक होगा, बहुत लोगों के पास सत्य प्रकाश का बुक होगा, बहुत लोगों के पास आर्फकेन वेबर का बुक होगा, बहुत लोगों के पास रिले हॉब्सन बेंस का बुक होगा। आपके पास जो भी बुक है आप वो बुक रेफर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ये बुक आपको परचेज करना है। एग्जाम के लिए अगर आप क्लास नोट्स फॉलो करके जाते हैं दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा भी अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो आप इनमें से बुक रेफर कर सकते हैं, या आपके पास जो है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बुक आपको खरीदना है, ठीक है। इनमें से जो पहले 2 बुक्स है ना, एमएल बोस और क्रेजिक, इसका तो ई बुक ही मिल जाता है, ठीक है। ये बुक गूगल में मिल जाएगा, ई बुक इन दोनों का मिल जाएगा। इन दोनों का मिलना थोड़ा मुश्किल है इंटरनेट पे बिकॉज इंडियन ऑथर के जो बुक्स है, बट पहले तो जो बुक्स है इनका तो ई कॉपी आप लोगों को गूगल में ही मिल जाएगा, ठीक है।
अगर मैं बुक्स को कंपेयर करूं, ये 4 बुक मैंने किस हिसाब से चूज किया है, जो पहले 2 बुक्स है ना, एमएल बोअस एंड क्रेजिक, एमएल बोअस और क्रेजिक, ये दोनों बुक जो है ये कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से काफी अच्छे हैं और इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, स्टूडेंट पढ़ के समझ सकता है। तो पहला बुक एमएल बोअस एंड सेकंड बुक क्रेजिक, ये कॉन्सेप्चुअली अच्छे बुक्स है, इजी लैंग्वेज है, पढ़ के स्टूडेंट समझ सकता है। ऐसा कोई बहुत हार्ड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है जो पढ़ के स्टूडेंट समझ नहीं सकता, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। जो थर्ड बुक और फोर्थ बुक है, थर्ड बुक है जैन अयंगर और फोर्थ बुक है बीएस गरेवाल, इन दोनों बुक में कॉन्सेप्ट्स तो है, इनमें सॉल्व प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है इन दोनों बुक्स में, जैन अयंगर बीएस गरेवाल, इन दोनों बुक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे और इनमें प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, मतलब सॉल्व प्रॉब्लम्स भी है और एक्सरसाइजेस भी। तो पहले तो जो बुक्स हैं ये कॉन्सेप्चुअली काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, बट एग्जाम के लिए हमें प्रॉब्लम पे भी फोकस करना जरूरी है। तो जो थर्ड और फोर्थ बुक है इनमें प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं और प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बुक चूज कर सकते हैं या आपके पास जो बुक है एच के दास, आर्फकेन वेबर, सत्य प्रकाश, जो भी है आप प्रेफर करना चाहें, ठीक है। सर एच के दास बुक कैसी है? एच के दास मैं बोल रहा हूँ ना, जो बुक आप प्रेफर करना चाहें, एच के दास मतलब ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं लिखता हूँ बिकॉज उसमें ना मिस्टेक्स काफी ज्यादा है, टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, जो भी कह लीजिए, काफी ज्यादा है, इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करता। उसमें जो सॉल्व जो एक्सरसाइज है ना, उसके आंसर भी बहुत जगह पे गलत दिए हुए हैं। नहीं वो तो हम कर लेंगे। इसमें बोलो ना, आपके पास एच के दास है, सत्य प्रकाश है, जो भी बुक आप खरीदने का जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक है। पूरा आ रहा है पीछे माइक। और जैसे बोला, हाँ बताइए सर, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, फॉर एग्जांपल अभी जो सेशन चलेंगे, अगर मान लीजिए शेड्यूल टाइम पे कोई बच्चा नहीं देख पाता तो हम रिकॉर्डेड देख लेंगे। अगर सर उसमें डाउट्स आते हैं तो सर देखो, डाउट्स आते हैं तो मैं अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी? मेरी ना ठीक है, ये प्लीज माइक ऑन करके अपने में बताऊंगी। क्या कह रहे थे सर, बताना प्लीज। जनरली क्या होगा, जो मैंने जैसे बताया, क्लास आपके रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लास के बाद पूछ सकते हैं। एक ये तरीका है, क्लास के बाद पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आफ्टर सम डेज ये बैच सेटल कर जाए, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो मैं मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। मैं मैथमेटिकल फिजिक्स के जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करने के लिए मैं टेलीग्राम पे लिंक आप लोगों को भेजूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो बेसिकली डाउट डिस्कशन के लिए होगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर, वो मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास कितने दिन होगा एक हफ्ते में? देखिए, ऐसा कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस, जब मैथमेटिकल है तो रेगुलर क्लासेस चलेंगी। अगर मैं टोटल ड्यूरेशन की बात करूं तो अराउंड 150 आवर्स, अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं। हर रोज? नहीं 150 आवर्स टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन होगा मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं जो एवरीडे मेरी क्लास हो, ठीक है, वो तो रोटेशन बेसिस पे चलता रहेगा, पर मिनिमम मुझे लगता है 3-4 दिन तो क्लास होगा ही मेरा वीक में। जी, थैंक यू सर। तो मैं जो मैथमेटिक्स फिजिक्स का पर्टिकुलर टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शन, वो स्टार्ट करूंगा मैं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है फीस के रिगार्डिंग? कोई क्वेश्चन है? आस्क मैनेजमेंट। फीस के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे टीचिंग पे कंसंट्रेट करना है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ गेट एग्जाम का पैटर्न बता दो प्लीज थोड़ा सा। गेट एग्जामिनेशन अभी मेरे पास अभी स्लाइड्स नहीं है, ठीक है। गेट एग्जामिनेशन में तो नॉर्मली जैसे 2 सेक्शंस होते हैं ना, एक तो 1 मार्क का होता है और एक 2 मार्क का होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए, जस्ट 1 सेकेंड, सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के, और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। तो टोटल हुआ 85 मार्क्स, और बाकी 15 मार्क्स जो होता है वो एप्टीट्यूड और इंग्लिश का होता है, ठीक है। सर जो गेट को पढ़ाएंगे तो वो भी 1 महीने बाद गेट का एग्जाम होगा?
तो ये जो टारगेट होगा मेन ये नेक्स्ट गेट के लिए करिए। नेक्स्ट गेट का है ये, एक महीने में कहाँ पे गेट का सिलेबस खत्म होगा। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे वो नेक्स्ट ईयर जब आप गेट देंगे तो आपको हेल्प होगा। हाँ बताइए। सर ये जो अभी आप बता रहे हैं कि आज डिराक डेल्टा फंक्शंस शुरू करेंगे, तो सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि हर यूनिट को एक बार डिफाइन कर दीजिएगा कि इस यूनिट से हम ये कर रहे हैं। ऐसे कंफ्यूजन सा हो जाता है सर कई बार, किस यूनिट से कौन सा टॉपिक वगैरह कैसे कर रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स टीच करूंगा और उसमें टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। सर एक बार रोड मैप बता दीजिएगा सर फर्स्ट पहले। और कोई क्वेश्चन एनीवन? सर फिजिक्स के जितने टॉपिक्स है सबके डेमो होंगे? ये कुछ मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स के तो होंगे। ओके सर, थैंक यू। अब एग्जैक्ट जो है ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है क्लासेस क्या रखी जाएंगी, तो आप मैनेजमेंट से ये चीज क्लियर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन। जैसे बताया गया ये किसी भी एग्जामिनेशन के सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है, तो किसी भी एग्जामिनेशन के सिलेबस में तो नहीं है, मतलब सिलेबस में लिखा तो नहीं गया है, बट फिजिक्स में इसका काफी ज्यादा यूज होता है एंड एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन में, एक तो फिजिक्स में इसका यूज क्या है पहले वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, और उनके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर बुकलेट में पूछे गए हैं, कोई क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करना ही सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज वही क्वेश्चन रिपीट होगा जरूरी थोड़ी ना है, तो नया क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिराक डेल्टा फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या जरूरत है इसकी, फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ गया, कहां पे जरूरत पड़ा जब हमें डिराक डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट वन, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टेड ऑन ए पार्टिकल फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या बोला गया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स is acted on a particle for a very small interval of time। एक small interval of time के लिए एक पार्टिकल के ऊपर लार्ज फोर्स एक्ट किया गया, तो फोर्स को हम डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन से। सपोज जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ नॉट, सम कांस्टेंट फोर्स, एफ नॉट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट फॉर दिस टाइम इंटरवल टी नॉट टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी, एंड इट इज 0 अदरवाइज। सपोज दिस इज द फोर्स विच इज एक्टेड ऑन द पार्टिकल। तो फोर्स क्या है देखिए, ये जो टाइम इंटरवल है टी नॉट से टी नॉट प्लस डेल्टा टी, इस टाइम इंटरवल में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ नॉट, अदरवाइज 0 फोर्स एक्ट कर रहा है। दिस इज नॉट डिराक डेल्टा फंक्शन। यहां पर जो बोला गया टाइम इंटरवल स्मॉल होना चाहिए और अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो लार्ज होना चाहिए, तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह कैसे बिहेव करेगा, व्हेन द टाइम इंटरवल यहां पे क्या है, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ध्यान रखिएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब एक्चुअली 0 नहीं है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो यहां पे जो ये इंटरवल लिया गया था टी नॉट से टी नॉट प्लस डेल्टा टी, इस इंटरवल का विड्थ कितना था, डेल्टा टी, जो विड्थ है वो कितना है, डेल्टा टी। ये विड्थ जब वेरी वेरी स्मॉल होगा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जो ऊपर लिखा गया ना, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल and a large force is applied on the particle, मतलब F naught is very very large tending towards infinity। जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम फोर्स को डिराक डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
डिराक डेल्टा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये तो हम एज अ टाइम प्रोग्रेसेस हम डिस्कस करेंगे, बट इस केस में हम फोर्स को डिराक डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम इंटरवल स्मॉल है, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया गया। फोर्स इज वेरी लार्ज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एक्चुअली इंफिनिटी वी डोंट नो क्या होता है, वेरी लार्ज फोर्स, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। और यहां पे भी ये एक्चुअली जीरो नहीं है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, दैट मींस वेरी वेरी स्मॉल टाइम। एक स्मॉल टाइम इंटरवल में लार्ज फोर्स अप्लाई किया गया, तब ये फोर्स कैसे बिहेव करेगा, एक डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से आपको समझना जरूरी है, यहां पे देखिए इंटरवल इज वेरी स्मॉल, एक स्मॉल इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू लार्ज वैल्यू है और नॉन जीरो वैल्यू है। एक स्मॉल इंटरवल के अंदर फंक्शन जो इस केस में फोर्स है उसका वैल्यू नॉन जीरो है एंड लार्ज वैल्यू, तो स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर नॉन जीरो लार्ज वैल्यू, ये डिराक डेल्टा फंक्शन का एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इंटरवल स्मॉल होगा, एक स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो लार्ज वैल्यू। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है, सेकंड पॉइंट लिखा गया है, आप लोग ईएमटी में पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो फॉर पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिराक डेल्टा फंक्शन। जो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चार्ज डेंसिटी को हम डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सपोज हम एक वन डायमेंशनल पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करें, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3 एंड सो ऑन। हमने इसके ऊपर 3 डिस्क्रीट पॉइंट्स लिए, कोई भी 3 पॉइंट आप ले सकते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, इसका मतलब क्या है। नाउ ये जो 3 पॉइंट्स हैं 0, 2 एंड -3, इन 3 पॉइंट्स पे सपोज चार्जेस जो प्रेजेंट है, x इक्वल टू 0 पे -2q चार्ज, x इक्वल टू 2 पे +3q चार्ज एंड x इक्वल टू -3 पे +q चार्ज। ये चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दोनों में ही डिराक डेल्टा फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डिस्क्रीट पॉइंट्स लिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3। x इक्वल टू 0 पे -2q चार्ज है, x इक्वल टू 2 पे +3q चार्ज और x इक्वल टू -3 पे +q चार्ज। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस हैं। अब मुझे बताइए, आप लोग ईएमटी में चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। 2 डायमेंशन होता तो चार्ज पर यूनिट एरिया, 3 डायमेंशन होता चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मुझे बताइए, जहां जहां पे ये चार्जेस प्रेजेंट हैं, यहां पे अगर आपने एक स्मॉल रीजन कंसीडर किया इसके सराउंडिंग में, जहां जहां पे चार्जेस प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में आपने एक स्मॉल रीजन कंसीडर किया, ये जो स्मॉल रीजन है, इस स्मॉल रीजन के अंदर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, 0 या नॉन जीरो? इस स्मॉल रीजन के अंदर 0 कैसे, 400 प्रेजेंट है ना, चार्ज डेंसिटी 0 कैसे हो सकता है? चार्ज अगर प्रेजेंट है तो चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो इसके अंदर, इस रीजन के अंदर की अगर हम बात करें तो इस रीजन के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो नॉन जीरो आएगा। लेकिन अगर हम इनके अलावा कोई दूसरा रीजन लेते हैं, इस रीजन में चार्ज डेंसिटी कितना होगा? इसमें 0 होगा सर। 0, 400 है ही नहीं। अगर हम इस रीजन की बात करें, इस रीजन के कॉरिस्पॉन्डिंग इसके अंदर चार्ज भी प्रेजेंट है तो चार्ज डेंसिटी भी आएगा। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे जो 3 पॉइंट चार्जेस लिए गए हैं, तो तीनों के सराउंडिंग में अगर हम एक स्मॉल रीजन यहां पे ड्रॉ करते हैं, इन स्मॉल रीजन के अंदर चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो होगा और इन तीनों के अलावा कोई भी रीजन कंसीडर कीजिए,
चार्ज डेंसिटी 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस जो फर्स्ट एग्जांपल था वैसा ही है। यहां पे भी क्या था, एक स्मॉल इंटरवल के अंदर फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो है, एक स्मॉल इंटरवल के अंदर फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो है और बाकी रीजन में 0। यहां पे भी देखिए, यहां पे 3 स्मॉल रीजन्स हैं जहां पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। इसके अलावा बाकी सारे रीजन के लिए रो क्या होगा, 0। एक स्मॉल रीजन है जहां पे नॉन जीरो आया। यहां पे भी क्या कॉन्सेप्ट था, एक स्मॉल टाइम इंटरवल के बीच में फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो होगा और बाकी 0। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। डिराक डेल्टा फंक्शन जहां पे आएगा ना, तो उसमें जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो एक स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो होगा। जैसे यहां पे स्मॉल रीजन के अंदर चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो है और बाकी रीजन में क्या होगा, 0। थर्ड एग्जांपल भी ऐसा ही है, देखिए। फॉर पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन द मास डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिराक डेल्टा फंक्शन। अगर पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास डेंसिटी को भी हम डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सपोज देयर आर सम पॉइंट मासेस m1, m2, m3 at 3 different points. So 3 point masses m1, m2 and m3. ओके, अब यहां पे देखिए, अगर आपने ये पॉइंट मासेस जहां पे हैं इनके सराउंडिंग में अगर एक स्मॉल रीजन कंसीडर किया, 3 पॉइंट मासेस है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। अगर आपने एक स्मॉल रीजन कंसीडर किया, इस स्मॉल रीजन के अंदर मास डेंसिटी क्या होगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर हमने कोई दूसरा रीजन कंसीडर किया, सपोज ये कंसीडर किया, यहां पे कितना है मास डेंसिटी, 0। तो इसका मतलब मास डेंसिटी जो है वो कुछ पर्टिकुलर स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो है, सॉरी 0। यहां पे 3 स्मॉल रीजन है जहां पे मास डेंसिटी नॉन जीरो है। इसके अलावा कोई भी रीजन कंसीडर करो, मास डेंसिटी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो 3 एग्जांपल मैंने बताए, पहला एग्जांपल में एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया था जैसा मैकेनिक्स में नॉर्मली पढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा ये भी मैकेनिक्स का है, पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में ही जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये हम कहां पे यूज कर रहे हैं, कोई एक क्वांटिटी एक स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो है और बाकी रीजन में 0 है। एक क्वांटिटी एक स्मॉल रीजन